Hello students, welcome to ATP. This is my first video on ATP और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसी सुपर ट्रिक्स जिनको कि यूज करके आप फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस को बहुत ही इजी वे के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर एफिशिएंटली सॉल्व कर पाएंगे। माई सेल्फ ब्रजेश जिंदल और मैंने जेई क्लियर किया था विद द रैंक ऑफ 270 ऑल इंडिया रैंक और 2009 से मैं कोटा के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं कई सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट हो, वाइब्रेंट एकेडमी और करंटली आई एम टीचिंग एट बंसल क्लासेस कोटा। और अब से एटीपी के अंदर मैं आप लोगों को मिलूंगा ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ में। तो आज के वीडियो के लिए जैसे मैंने बोला कि हम लोग कुछ सुपर ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ सीखेंगे और मैं इतने सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और हजारों स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पर बोल सकता हूं, अश्योर कर सकता हूं आप लोगों को कि अगर इन ट्रिक्स को आप लोग यूज करते हैं, इनसे सीख कर कैलकुलेशंस करते हैं तो आपका कई सारा वैल्यूएबल टाइम बचेगा और साथ ही साथ एरर्स होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली ट्रिक से। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तो सबसे ज्यादा काम में आने वाली इक्वेशन कौन सी होती है? आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV इक्वल्स टू nRT। एग्री करते होंगे आप लोग कि सबसे ज्यादा यूज आने वाली इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT। अब फिजिक्स के अंदर भी इक्वेशन यूज आती है, केमिस्ट्री के अंदर भी इक्वेशन यूज आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ रहती है वो होती है यूनिट्स की कि सर हम लोग कौन सी वैल्यू को किस यूनिट के अंदर पुट करें। तो देखो, अगर हम लोग बात करें इस इक्वेशन की फिजिक्स के अंदर तो वहां पर तो कोई सी भी यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको MKS CGS वगैरह किसी के अंदर भी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर MKS वगैरह यूज ना के मैं बोलता हूं कि मोस्ट कॉमन यूनिट्स के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन यूनिट्स बोलने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि प्रेशर की हम लोग बात करें तो कई सारी इसकी यूनिट्स होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस इक्वेशन में प्रेशर हम लोग पुट करते हैं किसके अंदर? ATM के अंदर। ठीक है। सेकंड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की भी कई सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम की इन लीटर्स। ठीक है। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में रहेगा एंड मोल्स हैं। तो अब R की जो वैल्यू आएगी, R की भी कई सारी वैल्यूज होती है, तो अगर प्रेशर को ATM में, वॉल्यूम को लीटर में और टेम्परेचर को अगर मैंने केल्विन में लिया तो R की वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं इट इज 0.0821। ठीक है। तो R की वैल्यू डिसाइड हो गई। अब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कहां पर आती है उस चीज की हम लोग डिस्कस करते हैं। तो R की वैल्यू अगर आप देखो तो एक डेसिमल नंबर है 0.0821, देखने में ही अपने आप में बहुत अजीब सा नंबर लगता है। और जो टेम्परेचर है वो केल्विन में जब हम लोग पुट करेंगे तो एटलीस्ट 3 डिजिट का नंबर होता है, मोस्टली 3 डिजिट का एक नंबर होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर को R से अगर मल्टीप्लाई करने की सोचता हूं एग्जाम टाइम में तो सोचने से ही अपने को लगता है कि कैलकुलेशन गलत ना हो जाए या फिर इसके अंदर टाइम ज्यादा ना लग जाए, और ऑब्वियसली होता भी ऐसा ही है। तो उससे बचने के लिए हम लोग ट्रिक क्या यूज करें कि R और T को हर बार अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह बेटर है कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पर पूरे RT की वैल्यूज को ही याद रखें। ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा टेम्परेचर तो कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर कुछ कॉमन टेम्परेचर्स ही यूज होते हैं। ठीक है। तो अगर उन्हीं कॉमन टेम्परेचर से क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस तो अपनी जो कैलकुलेशन में लगने वाला टाइम है वो कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। अब वो कॉमन टेम्परेचर्स कौन कौन से? जैसे सबसे कॉमन टेम्परेचर पूछा जाता है अपने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं RT की बात करूं तो कैसे निकालेंगे? R का वैल्यू वही 0.0821 और केल्विन में टेम्परेचर की बात करें तो ये हो जाता है कितना? 273 केल्विन। अब खुद से सोचो 0.0821 और इंटू 273 अगर आप एग्जाम टाइम में करने बैठते हो और उसमें सपोज आपको उसी के अंदर 1 मिनट का टाइम लग जाता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। और अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस करी हुई है सीधे सीधे RT के हिसाब से तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो RT की बहुत सिंपल सी वैल्यू आ जाती है कितनी? 22.4। ठीक है। तो अगर हम लोग 273 केल्विन पर अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह सीधा RT का वैल्यू 22.4 पुट करेंगे तो उससे अपनी कैलकुलेशंस कैसी हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी। इसी टाइप से सेकंड कॉमन टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कौन सा? रूम टेम्परेचर।
तो अब रूम टेम्परेचर आपको भी समझ में आता है कि काफी ज्यादा कॉमन टेम्परेचर है, दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर, तो इस पर भी बेटर है कि हम लोग सीधा वैल्यू याद रखें किसका, आरटी का, और आरटी का वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 24.46। ठीक है, तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम लोग इस आरटी को यूज कर सकते हैं। और एक और होता है अपने पास में काफी कॉमन टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 300 केल्विन, और अगर इस पर बात करें तो आरटी का वैल्यू अपने को मिलेगा 24.63। ठीक है ना, जिसको नियरली हम लोग 24.6 भी लिख सकते हैं और 24.63 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इन तीन वैल्यूज पर भी आरटी का वैल्यू याद रखते हो तो काफी सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत सिंपल कैलकुलेशंस के फॉर्म में डील कर पाएंगे। कैसे, जैसे अगर हम लोग बात करें, ये हम लोगों ने याद रख लिया कितने पर, 300 केल्विन पर। सपोज आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 600 केल्विन, कितना, 600 केल्विन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने को 300 पर आरटी की वैल्यू पता है कितनी, 24.6, तो 600 पर आरटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 24.63। अगेन सिंपल कैलकुलेशन है, अगेन आपका टाइम बचाएगा और अगेन एरर होने के चांसेस को मिनिमाइज करेगा। एक कॉमन टेम्परेचर दिया होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, कई सारे क्वेश्चंस में मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग सोचोगे सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितना हो जाता है, 273 केल्विन, और 273 डिग्री सेंटीग्रेड वो कितना हो जाएगा, 546 केल्विन, मतलब डबल ऑफ दिस। तो अब अगर अपने को 273 केल्विन पर आरटी का वैल्यू पता है 22.4, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कि एक कॉमन टेम्परेचर है उस पर वैल्यू हो जाएगी इसकी कितनी, 22.4 और इनटू कितना, 2। सिंपल। तो अगर इन कैलकुलेशंस, इन ट्रिक्स को यूज करते हुए अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के अंदर भी अपना कई सारा टाइम सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स डिस्कस करते हैं हम लोग फ्रॉम द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको याद ही होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर जेई के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और नीट के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है। फॉर्मूला आपको याद है, फिर उसके अंदर कई सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। वैल्यूज भी जो होती हैं डेसिमल के अंदर होती हैं, 10 की नेगेटिव पार्ट्स के अंदर होती हैं, तो उनके अंदर कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक होने के कई ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए कुछ ट्रिक्स अगर हम लोग यूज करें तो उनसे भी बचा जा सकता है। जैसे कि सबसे सिंपल सी अगर हम लोग बात करें कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर या तो अपने को फ्रीक्वेंसी दी होती है या मोस्ट कॉमनली वेवलेंथ दिया होता है, लैम्डा दिया होता है। ठीक है, अब उसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू कितना, hc अपॉन लैम्डा। सभी को पता होता है E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। अब जब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो करते क्या है, h की वैल्यू हम लोग अलग से पुट करते हैं, c की वैल्यू अलग से पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू अलग से पुट करते हैं। अब h की खुद की वैल्यू बड़ी सी होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल्स सेकंड। ठीक है ना, तो 6.6 इंटू 10⁻34 इसकी वैल्यू होती है। फिर c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड में, और फिर लैम्डा को अपने को पुट करना होता है किसके अंदर, मीटर्स के अंदर। ठीक है, तो अगर अपने को इन्हीं यूनिट्स के अंदर वैल्यूज दी है, मतलब एनर्जी की वैल्यू अगर अपने को जूल के अंदर निकालनी है तो ऑब्वियसली लैम्डा को मीटर में ही पुट करना पड़ेगा। काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेंगे आपको। तो उसमें क्या करें, h और c को अलग अलग तो याद रखना ही है, तो बेटर है कि हम लोग क्या करें, h और c के मल्टीप्लीकेशन को भी एक साथ ही याद रख लें। और अगर एक बार इसको कर देखोगे तो इट बिकम्स 19.8 और इंटू 10⁻26। ठीक है, तो आपके पास h और c की वैल्यू को अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप hc को याद रखो 19.8 इंटू 10⁻26, और अब लैम्डा को हम लोग पुट कर देंगे कौन सी यूनिट्स के अंदर, मीटर के अंदर। तो बहुत सिंपल तरीके से अपनी कैलकुलेशन यहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक और तरीका क्या है, देखो ये तो बोल दिया मैंने कि जब अगर आपसे पूछा जाए एमकेएस यूनिट्स के अंदर ही कैलकुलेशन करना है, लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉर्मल क्वेश्चंस की तो होता क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन बहुत स्मॉल होती है, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर मेजर करना हो अपने को तो जनरली यूनिट यूज में लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी यूनिट यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कई सारे क्वेश्चंस के अंदर एनर्जी ऑफ फोटोन अपने को मिलेगा कौन सी यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। तो अब उसके लिए तरीका क्या होता है,
अगर आप नॉर्मली बात करो तो आप पहले इसी फॉर्मूले को यूज करके hc/λ से एनर्जी निकालोगे जूल में, और फिर जूल से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके लिए भी एक कन्वर्जन फैक्टर होता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 से हम लोग क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, तो वही अगेन कैलकुलेशन में कई सारा टाइम लग जाता है, और उस सब को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करें, एक और ट्रिक को यूज करें। और वो ट्रिक क्या है कि जो भी कांस्टेंट्स वैल्यू है, अलग अलग कांस्टेंट्स की वैल्यू याद रखने की जगह एक कॉमन कांस्टेंट ही याद रखें। और वो क्या होगा, देखो H और C हम लोगों ने बोल दिया 19.8 × 10⁻26 होता है। ठीक है, अब लैम्डा यहां पर किसमें, मीटर में। ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर भी लैम्डा आपको मीटर में गिवन नहीं होगा। लैम्डा जनरली अपने को दिया होता है नैनोमीटर के अंदर या फिर एंगस्ट्रम वगैरह के अंदर। तो हम लोग क्या करें, कोई ऐसा रिलेशन बना ले जिसके अंदर वैल्यूज भी किसके अंदर पुट हो जाए, उन्हीं के अंदर पुट हो जाए। तो जैसे अगर हम लोग बात करें लैम्डा, अगर इसको नैनोमीटर में ले लेता हूं तो सारे कांस्टेंट्स वगैरह सॉल्व होने के बाद ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1237, और अपॉन लैम्डा आ जाता है कौन सी यूनिट में, नैनोमीटर के अंदर। ठीक है, अब 1237 भी एक ऑड सा नंबर दिख रहा है अपने को, तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली आप चाहो तो कितना हो सकता है, 1240, और लैम्डा कौन सी यूनिट में आ जाएगा, नैनोमीटर के अंदर आ जाएगा। और इससे अब जो एनर्जी निकलेगी वो सीधा किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लैम्डा अगर आपको एंगस्ट्रम में दिया है या नैनोमीटर में दिया है, तो उसको ऐसा नहीं कि पहले मीटर में कन्वर्ट करके ये निकाले, एनर्जी जूल में निकाले, और जूल से फिर उसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपके पास लैम्डा का वैल्यू नैनोमीटर या एंगस्ट्रम में सीधा ही है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो और एनर्जी सीधा किस में निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप खुद समझ सकते हो कितना ये टाइम सेव करेगी और कितना एरर्स को मिनिमाइज करेगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही एक और कॉमन प्रोफाइल पूछी जाती है वेवलेंथ ऑफ फोटोन से, और वेवलेंथ ऑफ फोटोन कहां का, बोर मॉडल वाला। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा, और स्पेक्ट्रल सीरीज के फोटोन की वेवलेंथ निकालने वाला क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा जाता है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन, विच इज 1/λ इक्वल्स टू कितना, RH, एंड 1/n1² माइनस 1/n2², और n2 कितना, Z²। यही काफी कॉमन सा फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने यूज किया होगा, कई बार यूज किया होगा। तो इसके अंदर लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो कि एमिट होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n2 टू n1, हायर से किसमें, लोअर के अंदर आ रहा है। ठीक है, Z यहां पर होता है एटॉमिक नंबर ऑफ यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, और RH को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, नॉर्मल अप्रोच अपनी क्या होती है कि n1 n2 दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दिया, और उसके बाद लैम्डा निकालना है अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं, RH की वैल्यू ही पुट करते हैं। RH की जो वैल्यू है वो होती है 10, RH की वैल्यू की बात करें तो इट इज 109737 इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब देखो आपने लैम्डा निकालने के लिए क्या किया, 1/λ वाले फॉर्मूले के अंदर n1 n2 पुट कर दिया, उसके अलावा z का वैल्यू पुट कर दिया, और उसके अलावा RH का वैल्यू भी पुट कर दिया। अब क्या करोगे, जब लैम्डा निकालना होगा तो जो भी वैल्यू इधर कैलकुलेट होके आई उस सबका क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, उस सबको जब हम लोग इन्वर्स करेंगे तो मतलब ये वाला नंबर कहां पर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। खुद से सोच सकते हो कितना टाइम लगने वाला है और एरर होने के चांसेस भी कितने ज्यादा हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन यहां पर क्या होगा कि आप लोग जब भी इस इक्वेशन को यूज करो, कभी भी RH का वैल्यू डायरेक्टली पुट मत करो। ठीक है, होगा क्या, अपने को लैम्डा निकालने के लिए हमेशा इसको क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो क्यों ना हम RH की जगह किसकी वैल्यू पुट करें, 1/RH की। और अगर RH की वैल्यू इतनी होती है तो 1/RH की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाती है कितनी, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नंबर की लेंथ आप देख सकते हो, यहां पर 6 डिजिट का नंबर है या 3 डिजिट का नंबर है, और इनवर्स आपको हमेशा करना ही करना है। तो क्यों ना हम लोग RH की जगह किसकी वैल्यू पुट करें, 1/RH की वैल्यू पुट करें। तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया और उसके बाद इनवर्स कर देंगे, और अब 1/RH की वैल्यू पुट करके अपना बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस के थ्रू आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दो ट्रिक्स हो गई किस चैप्टर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। आई होप ये आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग ट्रिक डिस्कस करते हैं लॉग की कैलकुलेशंस की। आपको पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में लॉग कैलकुलेशंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कई सारे चैप्टर्स की कैलकुलेशंस में लॉग का यूज होता है।
जो केमिकल काइनेटिक्स हो सकती है या रेडियो एक्टिविटी हो सकती है, या फिर अगर हम लोग बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी उसका यूज आता है डेल्टा जी के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो नर्न्स इक्वेशन के अंदर भी जब भी हम लोगों को कैलकुलेशन मिलेगी तो लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो लॉग की कैलकुलेशन मिलती है अपने को कौन से चैप्टर के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। आप लोगों को भी पता होगा शायद ही आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बिना लॉग की कैलकुलेशन के सॉल्व हो जाए। अगर आपको पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू वगैरह कुछ भी निकालना है तो हर एक क्वेश्चन के अंदर अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी कौन सी कैलकुलेशंस, लॉग की कैलकुलेशंस। तो उससे रिलेटेड एक और ट्रिक है मेरे पास जिसमें कि आप अपना टाइम सेव भी कर सकते हो और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा भी सकते हो। देखो क्या ट्रिक है। नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हम लोगों को H प्लस कंसंट्रेशन दिया होता है कि H प्लस इज सपोज अपने पास में लाइक 2 × 10⁻³ मोलर, ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में अपने को दे रखी है। एंड क्वेश्चन क्या होता है कि पीएच का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं कि सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला लिखते हैं, एग्जाम टाइम में भी लिखते हैं हम लोग कि पीएच इज इक्वल टू कितना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। इस टाइप से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। स्कूल लेवल की कैलकुलेशन की अपनी आदत यही होती है। इसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करने लगते हैं तो क्या होता है, माइनस लॉग अपनी जगह पर और H प्लस कंसंट्रेशन को अब हम लोग पुट कर देते हैं 2 × 10⁻³ मोलर, ठीक है। अब अपने को कुछ प्रॉपर्टी याद आ जाती है कि log A × B क्या होता है, log A प्लस log B होता है। तो उसको हम लोग लगाएं तो क्या लिखते हैं, माइनस अपनी जगह पर और A × B लगाते हैं तो log 2 और प्लस log 10⁻³ इस टाइप से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि माइनस को इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग और log की वैल्यूज अगर पुट करें तो ये -3 आगे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ log 2 और -3 log 10, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो log 10 की वैल्यू सबसे पहले अपने को पता होती है विच इज इक्वल टू 1, तो वो 1 अगर मैंने पुट कर दिया माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाता है 3 और माइनस कितना log 2। और अब log 2 की वैल्यू पुट करते हैं और हम लोग अपना आंसर निकालते हैं कि 3 और माइनस log 2 बेस 10 के अंदर कितना रहता है 3 - 0.3, तब जाकर अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर सिवाय एक के कि इसके अंदर अपना टाइम बहुत सारा लग जाता है। H प्लस कंसंट्रेशन मिलेगी, यही पीएच का फॉर्मूला लगाओगे और इसी टाइप से आंसर निकालोगे। मेरा यहां पर सजेशन क्या है कि आपको अगर H प्लस कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो आप पीएच को ये सारे स्टेप ना करते हुए सीधा पीएच को हम लोग इस स्टेप पर आ जाएं कि H प्लस अगर दिया हुआ है 3 माइनस H प्लस दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मतलब पीएच को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या 3 - log 2। कहने का मतलब 10 की जो नेगेटिव पावर है उसको तो हम लोग लेकर आ जाएं आगे पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में और उसके बाद प्लस करेंगे या माइनस करके लॉग में लिखें आगे वाले नंबर को, ठीक है। और अब सिर्फ अपने को एक ही लॉग की वैल्यू पुट करनी होगी जैसे कि यहां पर क्या है log 2। तो अगर जैसे इसके लिए मैं बात करूं, अगर अपने को जैसे OH माइनस कंसंट्रेशन दे रखी है सपोज 4 × 10⁻⁵, ठीक है, मोलर, तो अब मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आपको पीओएच की वैल्यू निकालनी है तो आप सीधी वैल्यू आप क्या लिखोगे इसका कि ये जो 10 की नेगेटिव पावर है वो तो आगे आके बन जाएगा एक पॉजिटिव नंबर दैट इज 5 और माइनस में अब क्या लिखोगे log 4 और log 4 की वैल्यू बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो खुद से देख सकते हो कि यहां पर 4 स्टेप की कैलकुलेशन आपने अगर कम कर दी तो लगने वाला टाइम भी कम हो जाएगा और एरर्स जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर इन ट्रिक्स को आप यूज करते हो तो आयनिक इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन में काफी आपको सपोर्ट मिलेगा, काफी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर बात करें आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा तो 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस करी है। पहली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो कि कई सारे चैप्टर के अंदर यूज आता है। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया एटॉमिक स्ट्रक्चर की 2 ट्रिक्स और थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया आयनिक इक्विलिब्रियम की 1 ट्रिक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज से प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन अपने रेस्पॉन्सेस जरूर लिखें और वेट करें आगे आने वाले वीडियोस के लिए। ओके।